नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष तर्कशास्त्र से संबंधित एक और अध्याय निरपेक्ष तर्कवाक्य को यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पूर्व के अध्याय में हमने अनुभव सापेक्ष और अनुभव निरपेक्ष सत्य के बारे में अध्ययन किया और यह भी अध्ययन किया कि तर्कशास्त्र कहते किसे हैं और जीवन में तर्कशास्त्र की उपयोगिता क्या है। अब हम इससे पूर्व के कुछ लेक्चर्स में वैधता और सत्यता के संदर्भ में अध्ययन करने से पूर्व आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम वैधता और सत्यता के विवेचन से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि निगमनात्मक पद्धतियाँ ही वैध या अवैध होती है। आगमनात्मक पद्धतियों को वैध अवैध नहीं कहा जाता। आगमनात्मक जो युक्तियाँ होती है वो अधिक संभाव्य या कम संभाव्य होती है। अतः युक्तियों को यहाँ पर निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में सत्य या सत्य नहीं कहते, वरन युक्ति या तो वैध होती है या अवैध होती है। अर्थात वैधता अवैधता युक्तियों का आकारिक गुण है। युक्ति की वैधता के लिए प्रयुक्त वाक्यों के सत्य या असत्य होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात यदि किसी युक्ति का जो आकारिक ढांचा है वो वैध युक्ति का ढांचा है तो उसमें हम चाहे कितने भी कथन रख दें, वह कथन हमेशा वैध ही रहेगा। इसलिए वैधता या अवैधता को हम युक्तियों का आकारिक गुण कहते हैं। वैधता के लिए यह आवश्यक है कि युक्ति सुतर्कित हो, उसका निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों में तार्किक दृष्टि से आपादित होता है। सत्य या असत्य वाक्य होते हैं। वाक्यों के लिए वैध या अवैध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी युक्ति के आधार वाक्य यदि सत्य हो और युक्ति सुतर्कित हो तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य होता है। अन्य सभी अवस्थाओं में आधार वाक्य तथा निष्कर्ष वाक्य सत्य अथवा असत्य हो सकते हैं। तो छात्रों, हमने यहाँ देखा कि यदि किसी युक्ति के आधार वाक्य सत्य हो और युक्ति वैध हो या सुतर्कित हो तो उसके निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य ही होंगे। वहाँ पर निष्कर्ष कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हम तर्कशास्त्र का अध्ययन इसी संदर्भ में करते हैं ताकि हम एक तो आकारिक युक्ति या निगमनात्मक युक्ति के जो नियम कायदे हैं उनको अच्छे से जान ले ताकि हमारी युक्ति सुतर्कित हो सके, और अन्य विषय हमें आधार वाक्यों के सत्य या सत्य का ज्ञान अवश्य देते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये सभी विषय हमें आधार वाक्यों की सत्यता असत्यता को सिखाते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करके अपने निष्कर्ष की, एक सत्य निष्कर्ष की स्थापना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जब निरपेक्ष तर्क वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि हमें अरस्तु के द्वारा बताया गया है, तो हम यहाँ देखते हैं कि तर्क वाक्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, लेकिन इस वर्गीकरण में भी हम केवल गुण और परिणाम की दृष्टि से जो वर्गीकरण तर्क वाक्यों का किया गया है उसका हम यहाँ सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं। गुण के दृष्टिकोण से तर्क वाक्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अस्तिवाचक या भावात्मक तर्क वाक्य, स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, अफर्मेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय के मध्य अस्तिवाचक संबंध रहता है, जैसे राम ईमानदार है, समस्त मनुष्य मरणशील है इत्यादि। इन तर्क वाक्यों में उद्देश्य में विधेय का भाव बताया गया है। जैसे राम में ईमानदारी का भाव होना, मनुष्य में मरणशीलता का भाव होना इत्यादि। दूसरे प्रकार के तर्क वाक्य नस्तिवाचक तर्क वाक्य है। इस तर्क वाक्य में विधेय का उद्देश्य के बारे में निषेध किया जाता है। दूसरे शब्दों में निषेधात्मक तर्क वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विधेय उद्देश्य को अस्वीकार करता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य ईश्वर नहीं है, कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। इन वाक्यों में
मनुष्यत्व में ईश्वरत्व और बालकों में बुद्धि का अभाव बताया गया है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गुण की दृष्टि से कोई वाक्य या तो भावात्मक होता है या निषेधात्मक। अर्थात गुण की दृष्टि से जब हम तर्क वाक्यों का अध्ययन करते हैं तो दो तर्क वाक्यों के बीच अस्तिवाचक या नस्तिवाचक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि उनके उद्देश्य और विधेय में किस प्रकार के संबंध है। यदि विधेय उद्देश्य में पहले से ही निहित है तो इसको अस्तिवाचक, और यदि विधेय उद्देश्य में निहित नहीं है तो इसको नस्तिवाचक तर्क वाक्य कहा जाता है। परिमाण के दृष्टिकोण से जब हम तर्क वाक्यों का अध्ययन करते हैं तो परिमाण के दृष्टिकोण से भी तर्क वाक्यों के दो प्रकार किए गए हैं। पहला है पूर्णव्यापी तर्क वाक्य, दूसरा है अंशव्यापी तर्क वाक्य। पूर्णव्यापी तर्क वाक्य क्या होते हैं और अंशव्यापी तर्क वाक्य क्या होते हैं, इससे पूर्व हमने व्याप्ति की परिभाषा पढ़ी है कि हेतु और साध्य के मध्य नियत अनौपाधिक अनकंडीशनल जो संबंध होते हैं उन्हीं को व्याप्ति कहा जाता है। अर्थात जैसे धुएं और अग्नि के बीच जो संबंध है वह व्याप्ति है। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। यदि कहीं पर अग्नि है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर धुआं अवश्य होगा। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि दो पदों में किस प्रकार के संबंध है। अब इनमें दो प्रकार परिमाण की दृष्टि से दो प्रकार के संबंधों की यहाँ वार्ता की गई है, पूर्णव्यापी और अंशव्यापी। पूर्णव्यापी तर्क वाक्य में कोई बात संपूर्ण उद्देश्य के बारे में कही जाती है। इसमें विधेय का भाव या अभाव संपूर्ण उद्देश्य के बारे में होता है। जैसे समस्त मनुष्य मरणशील है, कोई मनुष्य देवता नहीं है। इन वाक्यों में समस्त मनुष्यों में मरणशीलता का अभाव और प्रत्येक मनुष्य में देवत्व का निषेध किया गया है। अर्थात जब हम यह कथन कहते हैं कि समस्त मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ जो मरणशीलता का भाव है यह कुछ मनुष्यों के बारे में नहीं वरन प्रत्येक मनुष्य के बारे में। इसी प्रकार जब हम ये कथन कहते हैं कि कोई मनुष्य देवता नहीं है, तो यहाँ जो देवता की बात का जो हम निषेध कर रहे हैं वह किसी एक मनुष्य के बारे में नहीं वरन सभी मनुष्यों के बारे में कर रहे हैं। इस प्रकार इन वाक्यों में समस्त मनुष्यों में मरणशीलता का हम यहाँ भावात्मक रूप से संबंध बता रहे और प्रत्येक मनुष्य में देवत्व का निषेध बता रहे हैं। इस दूसरे प्रकार के जो तर्क वाक्य है उन्हें अंशव्यापी तर्क वाक्य कहा जाता है। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य का भाव या अभाव संपूर्ण उद्देश्य पर नहीं अपितु उसके किसी विशेष अंग के संबंध में किया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ मनुष्य स्वार्थी है और कुछ मनुष्य चतुर नहीं है। इन वाक्यों में स्वार्थी होना कुछ मनुष्यों के बारे में बताया गया है और चतुराई कुछ मनुष्यों में नहीं होती है, यह बताया गया है। तर्क शास्त्र में कुछ शब्द का प्रयोग कम से कम एक या पूर्ण से कम के अर्थ में किया जाता है। अर्थात जब हम तर्कशास्त्र में कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह 1 से 99 के लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द का प्रयोग उस स्थिति में भी होता है जब विधेय उद्देश्य में सम्मिलित सभी के बारे में निश्चित नहीं होता। यहाँ कुछ का अर्थ कम से कम कुछ होता है। अब हम अरस्तु के द्वारा जो तर्क वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात 4 प्रकार के जो तर्क वाक्य बताए गए वह गुण एवं परिमाण के दृष्टिकोण से बताए गए हैं। तर्कशास्त्र में हम जितने भी तर्क वाक्य प्रयोग में लाते हैं उनमें गुण एवं परिमाण होते हैं। अरस्तु ने निरुपाधिक तर्क वाक्य अथवा निरपेक्ष तर्क वाक्य को गुण एवं परिणाम के आधार पर भेद किया है। गुण के आधार पर भावात्मक और निषेधात्मक और परिमाण के आधार पर पूर्णव्यापी एवं अंशव्यापी। गुण और परिणाम के इस भेद से निरपेक्ष तर्क वाक्य के 4 प्रकार बताए गए हैं। ये है पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इन कथनों को प्रतीकात्मक रूप से जब हम व्यक्त करते तो ए शब्द से कहा उल्लेखित किया जाता है। इसका उदाहरण है कि सभी मनुष्य मरणशील है।
दूसरा कथन है अंशव्यापी भावात्मक। अंशव्यापी भावात्मक कथन को हम आई कथन कहते हैं। यहाँ जो ई कथन कहा गया है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप आई कथन पढ़ें। पूर्णव्यापी निषेधात्मक कथन को हम ई कथन कहा जाता है और अंशव्यापी निषेधात्मक कथन को ओ कथन कहा जाता है। ये चारों प्रकार के जो तर्क वाक्य, इनके हम उदाहरण आगे पढ़ेंगे। तो छात्रों, हमने यहाँ पर 4 प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना। अब इन निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।